गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विद लिवर। लिवर का भी हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसकी डिटेल्स के बारे में अभी लिखेंगे। अभी फ़िलहाल हम पहले थोड़ा सा सेटअप और समझते हैं, फिर एक साथ सारा कुछ लिखेंगे। लास्ट क्लास तक मैं आपको ये समझा गई थी कि हमारे लिवर के दो मेन लोब्स होते हैं। अब उन लोब्स का हम क्रॉस सेक्शन काट करके देखेंगे। तो देखो, इस तरह से ये लिवर प्रेजेंट था। लिवर के अंदर हमने कहा दो लोब्स हैं, राइट और लेफ्ट। अब इसका मैंने क्रॉस सेक्शन काटा। तो मान लो मैंने क्रॉस सेक्शन को इस तरह से दिखाया। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर मुझे इस तरीके से ये कुछ यूनिट्स दिख रहे हैं जिन्हें कहते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स। ये ज़्यादातर 6 साइडेड होते हैं या 5 साइडेड होते हैं। हेपाटिक लोब्यूल्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं विद हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ में पढ़ते हो, 4 तरह के टिश्यूज़ हैं अपने पास, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू इन सबको बीच बीच में से सेपरेट करता है, तो इसलिए हर लोब्यूल मुझे अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। तो लिवर हैज़ about 50,000 to 1 lakh such hepatic lobules। और ये hepatic lobule स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर है। तो लिवर के बाहर, ये पूरा लिवर है, लिवर के ऊपर 2 कवरिंग्स होती हैं। जो बाहर वाला कवर है वो टफ है, कोलाजन फाइबर्स का बना है, फाइबरस है, बहुत थिक है, उसे हम फाइबरस कैप्सूल कहते हैं। और उसके अंदर की तरफ, मतलब फाइबरस कैप्सूल के नीचे एक पतला सा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ, डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम है लेकिन लेयर वो थिन ही है, उस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। एंड ग्लिसन्स कैप्सूल इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लिवर के बाहर मुझे कवरिंग्स दिखानी है, तो एक मैं इसके बाहर फाइब्रस कैप्सूल दिखाऊंगी और एक फिर मैं दिखाऊंगी ग्लिसन्स कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल फाइबर्स का बना हुआ है और ग्लिसन्स कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। तो फिलहाल हमें ये समझ आया कि हेपाटिक लोब्यूल प्रेजेंट है लिवर के अंदर, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अभी तक। अब मैं एक लोब्यूल को एक्सपैंड करके दिखाने वाली हूँ। ऐसे 50,000 से 1 लाख लोब्यूल हैं पूरे लिवर में, और इनको आपस में सेपरेट करने वाला सबको ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो अब मैं हेपाटिक लोब्यूल को मैग्नीफाई कर रही हूँ। तो देखो, हेपाटिक लोब्यूल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। हमेशा याद रखना है, इसका मतलब जो सबसे छोटा यूनिट मुझे लिवर के फंक्शन समझने के लिए पढ़ना होगा और जो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है आसानी से, वो हेपाटिक लोब्यूल है। इस हेपाटिक लोब्यूल के ऊपर ये जो कवरिंग प्रेजेंट है, इसी कवरिंग का नाम है ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या नाम है इसका? ग्लिसन्स कैप्सूल। ये बना है कनेक्टिव टिश्यू का। और अगर इसके बाहर मैं एक और दिखाना चाहूँ तो इसके बाहर एक फाइब्रस कैप्सूल भी दिखा सकती हूँ।
लेकिन ये ग्लिसन्स कैप्सूल यानी कि कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ये लॉब्यूल दूसरे वाले से सेपरेटेड रहेगा, जो भी इसके आसपास आएगा उससे सेपरेटेड रहेगा। तो ये हो गया एक बेसिक सेटअप लॉब्यूल का। अब आगे देखो, इस लॉब्यूल के सेंटर में ये प्रेजेंट है सेंट्रल वेन। सेंट्रल वेन और कुछ नहीं, एक ब्रांच है हेपाटिक वेन का। अब आप इतना जानते हो, हार्ट से अयोटा निकलता है और अयोटा का एक ब्रांच जो लिवर को ऑक्सीजन रिच ब्लड देने जाता है उसे हेपाटिक आर्टरी कहते हैं। और फिर लिवर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन लेवल्स कम हो चुके हैं उसे वापस जो लेके आता है हार्ट के पास, वो है हेपाटिक वेन। तो उसी हेपाटिक वेन का एक ब्रांच है जिसे मैंने सेंटर में मार्क करा है सेंट्रल वेन के नाम से। अब इस लॉब्यूल में जो मेन काम करने वाला सेल है यानी कि लिवर सेल, उसे कहते हैं हेपाटोसाइट। अब देखो वो हेपाटोसाइट कैसे अरेंज्ड है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा ये सेटअप दिखने में डिफ़िकल्ट है, समझ आ जाएगा अभी तो कुछ नहीं है फिर। तो ये जो मैंने येलो से दिखाए हैं, तीन तरफ तो मैंने सेल्स बनाए, बाकी जगह लाइन लगा दी है। ये हैं लिवर के सेल्स जिनका नाम है हेपाटोसाइट्स। और ये जो इनके सेट्स बन जाते हैं, इस एक सेट को हम कहते हैं हेपाटिक प्लेट। हेपाटोसाइट्स के बीच में नोटिस करो, मैंने बहुत नैरो सा गैप छोड़ा है। कहीं पर मैंने थोड़ा गैप बढ़ा दिया जिससे कि आपको दिखे आसानी से, वरना इनके बीच में बहुत नैरो गैप मैंने छोड़ा है बस। तो हेपाटोसाइट्स के 2 या 3 के सेट बन जाते हैं। कहीं ये 2 हैं, कहीं 3 का, ये 2-3 का 2-3 का जो सेट बन रहा है, इन सेट्स को हेपाटिक प्लेट्स कहते हैं। और हेपाटिक प्लेट्स में हेपाटोसाइट्स कॉर्ड की तरह अरेंज है। कॉर्ड की तरह मतलब कॉर्ड या स्पोक कुछ भी बोलो, कि एक सेंट्रल वेन है, उस सेंट्रल वेन से इस तरह से, जैसे कि एक कार्ट व्हील में एक पहिए में अरेंजमेंट होता है ना, इस तरह से एक स्पोक की तरह सब अरेंजमेंट हो रहा है। और बीच में जो है वो है सेंट्रल वेन। अब इसके साथ साथ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझना, मैं सब कुछ लिखाऊंगी, बस अभी आप देखो। ये जो मैंने सब पिंक से मार्क किए हैं, इन्हें कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज या हेपाटिक साइन्यूसॉइड्स। इनके अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आर्टरी और वेन अपना सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर बस मैं ऐसे ही ब्लड शो कर रही हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देखना है। इन्हें हम कहते हैं हेपाटिक साइन्यूसॉइड्स।
या ये हिपैटिक कैपिलरीज हैं, लिवर की कैपिलरीज हैं। तो हिपैटिक कैपिलरी को ध्यान देना, ये जो लाइंस हैं हिपैटिक कैपिलरीज, इनको मैंने हिपैटिक साइन्यूसॉइड्स लिखा है और यहाँ पर विद इन दिस ये ब्लड फ्लो हो रहा है। इन साइन्यूसॉइड्स के आसपास इधर 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 ये वाला जो स्पेस है, देखना अब इसको मैं मार्क कर रही हूँ, यहाँ देखो ये साइन्यूसॉइड्स हैं, इसके आसपास ये वाला स्पेस, इन्हें कहते हैं पेरी साइन्यूसॉइडल स्पेस या स्पेस ऑफ डिसे। देखना सब लोग ध्यान से, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। ये मैंने एक हेपैटिक लॉब्यूल बनाया है, हेपैटिक लॉब्यूल के ऊपर ये जो कवर चढ़ा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन लिवर, ये है ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल के साथ हमने ये जो येलो से बनाए हैं, ये लिवर के सेल्स हैं जिन्हें कहते हैं हेपैटोसाइट्स। हेपैटोसाइट्स कॉर्ड के जैसे या स्पोक के जैसे, जैसे कि एक पहिए में बीच में एक रिम होता है और इस तरह से पूरा अरेंजमेंट चल रहा है। हेपैटोसाइट्स के 2-3 रो का जो एक सेट बनता है, उस सेट को हेपैटिक प्लेट कहते हैं। फिर ये जो मैंने पिंक से मार्क की है, पिंक से, ये हैं हेपैटिक कैपिलरीज, जिनको यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं हेपैटिक साइन्यूसॉइड्स। और इनके विदिन ये मैंने ऐसे ही बस ब्लड फ्लो दिखा दिया है, हालांकि ऐसे बह नहीं रहा है खून, सब चीज़ें कैपिलरीज के अंदर चल रही हैं। हमारा ब्लड कभी ब्लड वेसल्स के बाहर नहीं आता है, तो ये सब कैपिलरीज के अंदर चल रहा है। इन साइन्यूसॉइड्स के आसपास ये जो स्पेसेस हैं, इन्हें कहते हैं पेरी साइन्यूसॉइडल स्पेस या स्पेस ऑफ डिसे। तो हम इतना सा काम ध्यान रखेंगे लिवर के हेपैटिक लॉब्यूल का। अब हमें मेन बात जो यहाँ समझनी है, वो समझना है फ्लो ऑफ बाइल जूस, कि ये बाइल जूस कौन बनाता है और ये कैसे आगे बढ़ता है। ध्यान देना अब ज़रा, ये जो हेपैटोसाइट्स के बीच में, हेपैटोसाइट्स के बीच में ये बहुत नैरो डक्ट दिख रहा है, देखो मैं इसको वाइट से बना रही हूँ। ये ना बहुत ही नैरो होता है, हमने डायग्राम में समझने के लिए इसको ज़रा थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया है। इन नैरो डक्ट्स को कहते हैं बाइल कनालिक्यूलाई। हर जगह ये नैरो डक्ट्स होंगे, इधर है, इधर भी होंगे, इधर, सब जगह ये मैंने हल्का हल्का गैप छोड़ा है। तो अगर मैं एक हेपैटोसाइट को यहाँ दिखाऊं, देखो इस तरह से, ये मैंने एक हेपैटोसाइट दिखाया है। हेपैटोसाइट का जो सरफेस फोल्डेड है इस तरह से स्मॉल प्रोजेक्शंस में, इन फोल्ड्स को कहते हैं माइक्रोविलाई। ऐसा मानो कि ये सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं। मैं यहाँ पर एक सेल दिखा रही हूँ बड़ा करके, जो माइक्रोविलाई वाला सरफेस है वो इस तरफ है, यानी कि पेरी साइन्यूसॉइडल स्पेस की तरफ, और दूसरी तरफ ये नॉर्मल वाला सरफेस है जो बाइल कनालिक्यूलाई में खुल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो, देख रहे हो, हेपैटोसाइट का जो माइक्रोविलाई वाला सरफेस है वो पेरी साइन्यूसॉइडल स्पेस की तरफ है और नॉर्मल वाला सरफेस बाइल कनालिक्यूलाई की तरफ है। तो देखो क्या होगा,
यहाँ से बैठे बैठे सेल पेरीसाइनुसॉइडल स्पेस से एक्सचेंज करता रहेगा। मान लो ब्लड कैपलरीज के भरोसे यहाँ पर ग्लूकोज आया, वो ग्लूकोज, अब सिर्फ डायग्राम देखेंगे, अभी मैं सब लिखाऊंगी फिर। वो ग्लूकोज यहाँ ब्लड लेकर के आया। अब लिवर को पता है कि अगर मुझे इंसुलिन ने बोला है तो मुझे ग्लूकोज को उठाना है और ग्लाइकोजन बना के रख लेना है। तो ध्यान दो, ब्लड में ग्लूकोज है, वो सारा यहाँ पर एक्सचेंज करता रहता है। जैसे ही यहाँ इस स्पेस में आया, इस स्पेस से हेपाटोसाइट ने उसे उठा लिया और ग्लाइकोजन बना के रख लिया। मैं यहाँ शो कर रही हूँ, ये पेरीसाइनुसॉइडल स्पेस है। यहाँ से फॉर एग्जांपल लिवर के सेल ने ग्लूकोज उठा लिया और लिवर का एक फंक्शन है कि इंसुलिन के कहने पर लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। तो ये अंदर आया और ग्लाइकोजन बन के यहाँ स्टोर हो गया। अब मान लो कभी सिचुएशन ऐसी आई कि ग्लाइकोजन तोड़कर ब्लड में फिर से ग्लूकोज चाहिए, तब लिवर यहाँ से जो चीज़ चाहिए होगी बाहर भेज देगा, यानी कि पेरीसाइनुसॉइडल स्पेस में। पेरीसाइनुसॉइडल स्पेस से ब्लड ले जाएगा और ब्लड फिर उसको वेन की तरफ बढ़ाएगा और फिर वेन आगे हार्ट के पास ले जाएगी और हार्ट पूरे बॉडी में ले जाएगा। तो मैं एक बार ये वाली कहानी फिर रिपीट कर रही हूँ। लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जिसमें से फ़िलहाल मैंने एक एग्जांपल लिया है कि लिवर ही है जो इंसुलिन हार्मोन के कहने पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बना के स्टोर करता है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि कैसे लिवर ब्लड के साथ इंटरैक्ट करता होगा। तो देखो, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, सिर्फ समझना। ये ब्लड कैपलरीज हैं, रेड वाली, मतलब ब्लड है इसके अंदर। ब्लड ने अपना कुछ सामान इस स्पेस में लीक किया। ये स्पेस है स्पेस ऑफ डिसे। अब ये स्पेस में बाहर आया तो यहाँ पर ये हेपाटिक प्लेट में हेपाटोसाइट्स लगे हुए थे। अगर कुछ लेना देना करना है तो लिवर ने अपने सेल का ये वाला सरफेस एक्सपोज कर रखा है। माइक्रोविलाई होने से सरफेस एरिया बढ़ गया, काम जल्दी जल्दी होगा। अब लिवर के सेल ने यहाँ से जो उठाना था उठाया, अपना जो काम करना था करा, रख लिया, और जो सामान देना था वापस दे दिया, और फिर यहाँ से ब्लड लेकर चला गया और ब्लड कैपलरीज इवेंचुअली इस एरिया में आकर के खुल गई। तो इस तरह से हेपाटोसाइट्स ब्लड कैपलरीज से इनडायरेक्टली एक्सचेंज कर लेती हैं विद इन द स्पेस कॉल्ड पेरीसाइनुसॉइडल स्पेस। ठीक, ये तो हुई बात एक्सचेंज की। और इससे हम एक और बात समझ गए कि इसका माइक्रोविलाई वाला फेस इधर है और दूसरे वाला फेस अंदर को है टुवर्ड्स बाइल कनालिकुलाई। अब देखो, इस वाले फेस से रिलीज करता है बाइल जूस। तो देखो, ये वाले सेल्स लगे हुए हैं, इधर देख लो, ये सब सेल्स लगे हुए हैं, इधर से बाइल जूस रिलीज होगा और किस नैरो डक्ट में जा रहा है, उसका नाम क्या है, बाइल कनालिकुलाई। और ये सब बाइल कनालिकुलाई इस डायरेक्शन में ओपन हो जाएंगी, सब बाहर को ओपन हो रही है, और फिर ये सब बाइल कनालिकुलाई आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। कनेक्ट होती जाएंगी तभी इकट्ठी होकर के एक डक्ट क्रिएट कर पाएंगी। तो देखो, अब मैं इन सब को जोड़ रही हूँ।
देखो ये जो मैंने नैरो पैसेजेस बनाए हैं, जिनको मैंने थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया फिलहाल, ये सब हैं इंटरकनेक्टेड बाइल कनालिक्यूलाई। ये देख रहे हो, ये जो बाइल कनालिक्यूलाई हैं, यही सब इंटरकनेक्शन शो कर रहे हैं। ये सब इंटरकनेक्टेड बाइल कनालिक्यूलाई धीरे धीरे ज्वाइन होंगे। मैं कुछ का ज्वाइनिंग यहाँ दिखा रही हूँ, ऐसे कई सारे होंगे। इमेजिन करो पूरे लिवर में 50,000 से 1 लाख हेपेटिक लॉब्यूल्स हैं और हर लॉब्यूल से ऐसी ना जाने कितने बाइल कनालिक्यूलाई निकल रहे हैं। अब वो सब ज्वाइन होंगे तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब ये सब इस तरह से ज्वाइन हो रहे हैं और मान लो यहाँ से आ रहा है और यहाँ से आ रहे हैं। इन सब को, ये जो सब बन रहे हैं, इन्हें कहते हैं हेरिंग्स डक्ट। तो देखो मैं क्या कह रही हूँ, द इंटरकनेक्टेड बाइल कनालिक्यूलाई join with each other to form Hering's duct, and all the Hering's duct from each lobe of liver, फिर से सुनना, all the Hering's duct from each lobe of liver join to form respective hepatic duct। मान लो ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ये राइट लोब से आ रही है, फिर ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होगी, और जब ये सब ज्वाइन हो जाएगा तो इसी को तो हमने आगे कॉमन हेपेटिक डक्ट बोला था। तो इस तरह से पूरा सेटअप चलने वाला है। तो देखो मैं अब एक बार फ्लो ऑफ बाइल जूस आपको फिर से बोल रही हूँ। बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय ईच हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट का माइक्रोविलाई वाला सरफेस इस तरफ है और इस सरफेस से बाइल जूस रिलीज होता है। इन स्पेसेस में, इन नैरो चैनल्स को, इन नैरो स्पेसेस को कहते हैं बाइल कनालिक्यूलाई। इन सब से बाइल जूस आएगा और ये सब इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। इस बात को हमने यहाँ अलग से दिखाया है, इंटरकनेक्टेड बाइल कनालिक्यूलाई। नाउ दीज इंटरकनेक्टेड बाइल कनालिक्यूलाई join to form Hering's duct, join to form Hering's duct. Hering's duct join to form respective hepatic duct in each lobe of liver। अगर ये राइट लोब है तो ये राइट हेपेटिक डक्ट, वो लेफ्ट लोब से आएगी तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और दोनों ज्वाइन होंगी तो कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब अगर मैं आपसे कहूँ ना कि मुझे यहाँ पर फिर से एक्सपेंशन करके दिखाओ, तो आप कहोगे मैम लेफ्ट हेपेटिक डक्ट को ब्रांच कर दो तो हेरिंग्स डक्ट बन जाएंगी, हेरिंग्स डक्ट को और ब्रांच कर दो तो एक इंटरकनेक्टेड बाइल कनालिक्यूलाई बन जाएगा। तो दोनों तरफ कहानी सेम रहेगी। तो ध्यान से देख लो, कैप्चर करो, ये हमने पूरा किया है अभी लिवर का हेपेटिक लॉब्यूल और किस तरह से बाइल जूस फ्लो होता है। ध्यान से देख लेंगे सब लोग। ठीक है, अब एक आखिरी बात, मैं यहाँ मार्क नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा समझ लो, इसी डायग्राम में लिखाऊंगी अलग से। ये जो स्पेसेस थी ना, ये जितनी भी खाली स्पेसेस बची हुई थी लिवर के अंदर, जो भी स्पेसेस हैं वहाँ पर लिवर के पास कुछ फैगोसिटिक सेल्स हैं जिनको कफर सेल्स कहते हैं। ध्यान देना है, हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, ब्रेन हो, हर टिश्यू में
कोई ना कोई पैथोजन पहुंचने का तो चांस रहता ही है। पैथोजन को पकड़कर खाने वाले सेल्स को फैगोसिटिक सेल्स कहते हैं। ये सेल्स कुछ अमीबा की तरह चलते हैं, जैसे अमीबा बनाता ना फॉल्स फीट, इस तरह से चलता है, पकड़ करके एनगल्फ करके खा जाता है। तो लिवर ने कहा कि भाई मेरे भी हर एक हेपाटिक लॉब्यूल में मुझे ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए। तो यहाँ जितने भी स्पेसेस हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं फैगोसाइटोसिस करने वाले सेल, जिनका नाम हमने स्पेशल रख दिया है कफर सेल, कि कल को मुझसे कोई पूछे कफर सेल कहाँ होते हैं तो मुझे नाम से ही पता है कि ये वाले सेल्स तो लिवर में होते हैं और लिवर में ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो अब हमने लिवर के सब डायग्राम्स कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने इनको ठीक से बना लिया होगा। अब हम इसके बाद सारी कहानी लिखनी शुरू करेंगे फिर से। जो मैंने थोड़ा सा डाटा लिखाया था अब मैं उसको फिर रिपीट करूँगी। इसको मैं रब कर रही हूँ अब। चेक करो जो आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी, वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। लिवर का वेट है 1.5 kg, लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये रखा है डायफ्राम के नीचे राइट साइड में। और ह्यूमन लिवर के 2 लोब्स हैं, 2 मेन लोब्स हैं, राइट हेपाटिक लोब, लेफ्ट हेपाटिक लोब। ये दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड हैं और साथ में डायफ्राम से कनेक्टेड हैं विद हेल्प ऑफ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। नेक्स्ट हमने कहा इसके अलावा राइट हेपाटिक लोब के नीचे और थोड़ा पीछे को 2 और लोब्स हैं जिनका नाम है कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। वो दोनों सामने से फ्रंट व्यू में दिखते नहीं हैं, इसलिए हम उनको डायग्राम में नहीं रिप्रेजेंट करते और वो साइज़ में बहुत छोटे हैं। तो 2 ही मेन लोब्स हैं। उसके बाद इतना डाटा आप लिख चुके हो, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के बारे में भी लिख चुके हो। अब नेक्स्ट लिखोगे लिवर इज़ अ टाइप ऑफ कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड। अभी तक सबके लिए लिखते आए थे तो इसके बारे में भी लिखेंगे। पेनक्रियाज कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड था। इंटेस्टाइन के म्यूकोसल ग्लैंड सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड थे और लिवर एक तरह का कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड है। नेक्स्ट, ईच लोब ऑफ लिवर has smaller units called hepatic lobule। लिख दो इसे, each lobe of liver has smaller units called hepatic lobules। हेपैटिक लॉब्यूल के नीचे लिखो इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। नेक्स्ट, liver is surrounded by an outer thick tough covering called fibrous capsule। outer thick tough covering called
fibrous capsule and inner thin connective tissue covering and inner thin connective tissue covering called Glison's capsule. Inner thin connective tissue covering called Glison's capsule. हाईलाइट करोगे, NCERT का पॉइंट है, स्टार लगा के एक पॉइंट. Glison's capsule is the characteristic feature of mammalian liver. Glison's capsule is the characteristic feature of mammalian liver. नेक्स्ट देखो, अबाउट 50,000 to 1 lakh hepatic lobules. About 50,000 to 1 lakh hepatic lobules found in liver. Total liver. About 50,000 to 1 lakh hepatic lobules found in our liver, and each lobule is 5 to 6 sided, and each lobule is 5 to 6 sided and separated from each other by connective tissue. लिवर के कहानी में एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है. About 50,000 to 1 lakh hepatic lobules found in our liver, human liver. Each lobule is 5 or 6 sided. इस तरह से या तो 5 या 6 साइड होंगे, एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट, इन ईच हेपेटिक लोब in each hepatic lobule there are hepatocytes, यानी कि liver cells. In each hepatic lobule there are hepatocytes, यानी कि liver cells, arranged like a cord-like pattern समझ गए हो, इस तरह से arranged like a ये cord-like pattern around the central vein. Arranged like a cord-like या arranged in a cord-like pattern, arranged in a cord-like pattern around the central vein. साथ साथ देखते जाओ, सेंट्रल वेन के आसपास इस तरह से कॉर्ड लाइक फैशन में अरेंज्ड हैं.
Next point. These hepatocytes are arranged in sets. लिखोगे these hepatocytes are arranged in sets called hepatic plates. Called hepatic plates. Next, there are narrow channels. There are narrow channels present in between hepatocytes. There are narrow channels present in between the hepatocytes called bile canaliculi. There are narrow channels present in between the hepatocytes called bile canaliculi. Next, hepatocytes secrete bile juice and release into bile canaliculi. Very important question. Each hepatocyte, हर एक सेल अपना अपना बाइल जूस बनाता है और बना करके इन चैनल्स में डालता है जिन्हें कहते हैं बाइल कैनालिकुलाई. सो हेपाटोसाइट सिक्रीट बाइल जूस एंड रिलीज इनटू बाइल कैनालिकुलाई. देन इनटू interconnected bile canaliculi, then into interconnected bile canaliculi, into Hering's duct, जो मैंने डायग्राम बनाया था उसी को लिखा रही हूँ, into Hering's duct, and then into respective hepatic duct of each lobe, and then into respective hepatic duct of each lobe. फिर रिपीट कर रही हूँ. सबसे पहले सेल्स ने बनाया, स्पेस में डाला, ये सब कनेक्ट हो गए. कनेक्ट होने के बाद जॉइन हुए, जॉइन इनटू हेरिंग्स डक्ट, यहाँ लिख सकते हो जॉइन इनटू हेरिंग्स डक्ट. फिर सारे हेरिंग्स डक्ट फाइनली जब इकट्ठे हुए, कलेक्टिवली दे आर नोन एज रिस्पेक्टिव हेपेटिक डक्ट ऑफ ईच लोब. ये पूरा फ्लो चार्ट लिख लिया. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, ये फ्लो चार्ट ख़त्म हो गया. अब नेक्स्ट लाइन में सो राइट हेपेटिक लोब, सो राइट हेपेटिक लोब एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब. So right hepatic lobe and left hepatic lobe give rise to right hepatic duct and left hepatic duct respectively. Give rise to right hepatic duct and left hepatic duct respectively. And both these ducts join to form, and both these ducts join to form a common hepatic duct. जो लास्ट क्लास वाला डायग्राम था वो भी साथ साथ लिख रहे हैं. And both these ducts join to form
अ कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब आगे लास्ट क्लास अब रिवाइज करनी शुरू कर दो। right hepatic lobe, right hepatic lobe has a concavity, right hepatic lobe has a concavity। याद है वो जो एक हल्का सा डिप्रेशन था जिसके अंदर रखा था एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैला रखा था जो कहते हैं जिसको गॉल ब्लैडर। तो वही लिख रही हूँ, right hepatic lobe has a concavity into which is located a sac like structure called gall bladder। Right hepatic lobe has a concavity into which is present, into which is located a sac like structure called gall bladder। Its duct is named as cystic duct। Its duct is named as cystic duct। Next देखो, now the common hepatic duct, now the common hepatic duct and the cystic duct, now the common hepatic duct and cystic duct join to form a common bile duct या duct of कोलिडोकस, ये भी इसका एक नाम है। रिपीट कर रही हूँ, नाउ द कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड द सिस्टिक डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट या सिर्फ बाइल डक्ट या उसका एक नाम है डक्ट ऑफ कोलिडोकस। बाइल का फ्लो अब हम समझ ही चुके हैं सारा। तो अभी तक हमने बाइल डक्ट बना लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, द ओपनिंग ऑफ दिस बाइल डक्ट, द ओपनिंग ऑफ दिस बाइल डक्ट इनटू, ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट into hepatopancreatic duct is regulated by sphincter of Boyden। हाईलाइट करेंगे, रिपीट कर रही हूँ मैं लाइन, द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट इनटू हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, मतलब उसको ज्वाइन करने से पहले इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। चाहो तो अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, स्फिंक्टर इज अ सेट ऑफ मसल्स, यहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं। स्फिंक्टर इज अ सेट ऑफ स्मूथ मसल्स हेयर विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डक्ट, बाइल डक्ट।
यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन, नाउ बाइल डक्ट joins with, now bile duct joins with main pancreatic duct, now bile duct joins with main pancreatic duct to form hepatopancreatic duct. Now bile duct joins with main pancreatic duct to form hepatopancreatic duct, to form hepatopancreatic duct. And this duct shows a swelling, and this duct shows a swelling called, ये डक्ट याद करो इस तरह से आया था और इस तरह से स्वेल कर गया था, डायग्राम याद आ रहा है ना? एंड दिस डक्ट शोज अ स्वेलिंग कॉल्ड हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला या ampulla of Vetter, and this duct shows a swelling called hepatopancreatic ampulla, या इसका एक और नाम है ampulla of Vetter, जिसने डिस्कवर किया होगा. Now this ampulla, next line, now this ampulla releases या opens, now this ampulla releases या opens into the duodenum, releases या opens into the duodenum, causing release of bile juice and pancreatic juice, causing release of bile juice and pancreatic juice. Repeat कर रही हूँ. Now this ampulla opens into duodenum. Now this ampulla opens into duodenum, causing release of bile juice and pancreatic juice. नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात, ओपनिंग ऑफ, यहाँ लिख दिया है ओपनिंग ऑफ कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ओपनिंग ऑफ कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. याद आ रहा है? डायग्राम में बनाया था ना, यही था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. सो कॉमन ओपनिंग ऑफ कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. ये सब स्फिंक्टर्स के नाम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और जो आज की क्लास में पढ़ा, पूरा लिवर का सेटअप, हेपेटिक लोब्यूल क्या है, किससे कवर्ड है, कैसे आपस में सेपरेटेड है, कैसे बाइल जूस सिक्रीट होकर फ्लो करता है, ये सब हमने अब पढ़ लिया है. अब बस एक चीज़ जो मैं आखिरी में बता रही थी कि हर हेपेटिक लोब्यूल में वो जो स्पेसेस थे बीच बीच में, उन स्पेसेस में कुछ और सेल्स प्रेजेंट थे. और याद रखना, इन जनरल कहीं भी कोई गैप्स होते हैं ना टिश्यूज़ में, उनको हम साइन्यूसिस कह देते हैं. तो यहाँ तक की कहानी ख़त्म हो गई है. बाइल डक्ट की ओपनिंग को रेगुलेट किया था किसने? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन. और दोनों की कॉमन ओपनिंग को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ने. अच्छा, एक और बात,
बाइल डक्ट का स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन जब बंद हो जाएगा तभी बाइल जूस स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। याद आ रहा है? ये मैंने बाइल डक्ट की ओपनिंग पर यहाँ स्फिंक्टर दिखाया था। ये स्फिंक्टर जब बंद हो जाएगा तो फ्लो होना बंद हो जाएगा और तब ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो लिखो एक लाइन, व्हेन स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन क्लोजेस, when sphincter of Boyden closes, this results in filling and storage of bile juice. This results in filling and storage of bile juice within the gallbladder. Filling and storing of bile juice within the गॉल ब्लैडर। और एक जनरल सी बात याद रखने वाली, गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस स्टोर होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब उसमें पानी बहुत ही कम छोड़ा जाता है। जो भी चीज़ कॉन्सेंट्रेटेड होगी उसका असर, एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वो बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में है वो मैच्योर हो चुका है, उसको ना अपना काम अच्छे से पता है कि कैसे करना है। मैं एकदम सिंपल भाषा में बता रही हूँ। वहीं लिवर से जो फ्रेश वाला बाइल जूस आता है वो ना डाइल्यूट होता है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है और पानी ज़्यादा होगा तो असर कमज़ोर पड़ जाएगा किसी भी चीज़ का, और साथ में उसको ना अभी उतने अच्छे से नहीं पता होता कि मुझे क्या काम करना है, उसको अभी काम समझने में थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। दैट मीन्स अगर किसी इंसान का गॉल ब्लैडर निकाल भी दें तो उस इंसान में फ्रेश वाला बाइल जूस लिवर से बनता रहेगा, लेकिन वो बाइल जूस इमेच्योर होगा और डाइल्यूटेड होगा, तो असर वीक होगा उसका। और अगर गॉल ब्लैडर से भी आता रहेगा साथ में तो मैच्योर होगा और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब गॉल ब्लैडर में स्टोरेज होना सही एक्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक, अब एक आखिरी बात फ़िलहाल लिवर की। लिवर के अंदर जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस में दो और सेल्स स्टोर्ड रहते हैं जिनका मैंने नाम लिया था अभी। लिखो, इन ईच लॉब्यूल देयर आर साइन्यूसिस। साइन्यूसिस का मतलब यहाँ बस है खाली जगह। विच कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स। In each lobule there are sinuses spaces which consist of two cells. Number 1, एडिपोसाइट। लिवर में फैट स्टोरेज होती है। लिवर में फैट स्टोर करने वाले जो सेल्स हैं उनका नाम है एडिपोसाइट। तो देखो, लिवर का मेन सेल तो हम पढ़ ही चुके हैं, हिपैटोसाइट होता है। उसके अलावा भी तो कुछ एडिशनल सेल्स होंगे, तो एक एडिशनल सेल है एडिपोसाइट। ये है फैट स्टोरिंग सेल। और दूसरा है कफर सेल। तो लॉब्यूल के अंदर हिपैटोसाइट के अलावा दो और सेल हैं। एक तो फैट स्टोरिंग सेल हो गया एडिपोसाइट। कफर सेल क्या है? These are reticulo endothelial cells which function as
फैगोसिटिक मैक्रोफाजेस। क्या लिखा मैंने, ध्यान से समझना। ये वाली कहानी ना अभी 12th में आएगी इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर में, वहाँ आपको एक पूरा रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल सिस्टम पढ़ाया जाता है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल फिलहाल हमारे लिए क्या है, ये वो सारे सेल हैं जो हमारे बॉडी में फैगोसाइटोसिस करते हैं। मतलब अगर उनको कोई बीमारी करने वाला बैक्टीरिया वायरस कुछ दिख गया, उसके पास पहुंचेंगे और ये सेल्स उसको इस तरह से घेर कर एनगल्फ करके मार देंगे। ऐसा करने वाले सेल्स को हम एक सिस्टम में रखते हैं, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, और उसके सब सेल्स को रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। तो ये सेल्स फंक्शन कर रहे हैं एज फैगोसिटिक मैक्रोफाज। मैक्रोफाज मतलब बड़ा सा सेल पकड़ने वाला। तो ये फैगोसिटिक मैक्रोफाजेस ऑफ लिवर को एक स्पेशल नाम क्या दिया है, कफर सेल। सो कफर सेल्स आर फैगोसिटिक मैक्रोफाजेस ऑफ लिवर। तो लिवर के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सारी कहानी लिवर के स्ट्रक्चर की ख़त्म हो गई है। अब हमने बस लिवर का सिक्रीशन यानी कि बाइल जूस उसका डिटेल पढ़ना है।